एक बुजुर्ग पिता की तबीयत खराब होती है। उसके बाद वह अपने बेटे के पास फ़ोन करता है और कहता है कि बेटा मेरी तबीयत खराब है और तुम और बहू यहाँ पर आ जाओ, मेरी देख रेख कर लेना। लेकिन तभी जो बेटा होता है वह बहाना लगा देता है और कहता है कि बाबूजी हमसे ये कुछ नहीं हो पाएगा, आप ऐसा करो अपना वहीं पर इलाज करवा लो और बहन के पास फ़ोन कर दो। इसके बाद पिता मजबूरन फ़ोन काट देता है, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को पता चल जाती है और फिर उसके बाद वो कुछ ऐसा करती है कि वह बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपनी बहन के घर जाता है और उससे कहने लगता है कि बहन मुझे माफ़ कर दो और माँ बाबूजी से कह दो कि मुझे माफ़ कर देंगे। क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से वह अपनी बहन के पास चला गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के हिसार के अंदर एक पिता रहा करते हैं। पिता जिनका नाम रामकिशन है और रामकिशन का एक बेटा है और एक बेटी है। वो सरकारी टीचर हैं और अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और शादी होने के बाद जो बेटी होती है वह तो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जो बेटा होता है वह एक कंपनी में काम करने लगता है और वह दिल्ली में जाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। माता पिता गांव में रहा करते हैं क्योंकि पिता की पेंशन आया करती है और उनका गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। पिता अपने गांव में रहकर बड़े ही खुश प्रतीत हुआ करते थे और अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उनको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का ऑपरेशन कराना जरूरी था और वह बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तक माता पिता की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए थे और अब उन्हें देखभाल की सख्त से सख्त ज़रूरत थी। बीच में कई बार उन्होंने अपने बच्चे को फ़ोन किया था, लेकिन बेटा तरह तरह के बहाने बना दिया करता और उनके पास आने से मना कर दिया करता है। बेटे को एक बेटा भी है और एक बेटी है, तो उनकी देखरेख में वह अपने जीवन को अलग तरीके से व्यतीत कर रहा है और माता पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया करता है। जब पिता को बीमारी हो जाती है और उसका ऑपरेशन होना होता है तो यहाँ पर जो माँ होती है उसकी बस की इतना काम नहीं होता कि वह अपने पति की भी देखभाल करे और साथ में घर का काम भी संभाल ले। तो इसी वजह से वह अपने पति रामकिशन से कहने लगती है कि ऐसा कीजिए, आप बेटे को फ़ोन कर दीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा या फिर अपनी पत्नी को यहाँ पर छोड़ देगा। कम से कम ऐसा तो है कि वो हमारे घर की देखभाल कर लेगी और मैं आपकी देखभाल कर लूँगी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो भी सोचने लगता है कि हाँ मेरी पत्नी सही कह रही है, और इसी वजह से जो रामकिशन होता है बड़ी ही आस लगाकर अपने बेटे को फ़ोन करता है। लेकिन जैसे ही बेटा सतीश फ़ोन उठाता है तो फ़ोन उठाते ही कहता है कि बाबूजी अभी मैं बिजी हूँ और बाद में बात करता हूँ, यानी कि फिलहाल वो कंपनी में था और वहाँ से उसने ऐसा कहकर फ़ोन काट दिया था। पिता थोड़ी देर तक चुपचाप रह जाता है और सोचने लगता है कि अभी शायद कंपनी में है और इसी वजह से ऐसा कह रहा है, तो कोई बात नहीं, शाम को फ़ोन करता हूँ और शाम को वो मेरी बात ज़रूर से सुन लेगा। यही बात सोचकर पिता दिन भर उसका वेट करता है और जैसे शाम होती है तो दोबारा से अपने बेटे को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद उससे कहने लगता है बेटा मुझे ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है और उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है, और जब मेरा ऑपरेशन होगा तो उसके बाद मुझे देख रेख की ज़रूरत होगी, तो तुम ऐसा करो तुम यहाँ पर अपने परिवार के साथ आ जाओ और कुछ दिनों के अपने काम से छुट्टी ले लो। लेकिन तभी जो बेटा सतीश होता है बड़ी ही सहजता से कह देता है कि बाबूजी हम लोग वहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है और अब आप अपना आप देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे तो आपके पास है ना, किसी को पैसे दे देना, वो आपके घर का काम और आपकी देखरेख कर देगा। मुझे तो यहाँ से बिल्कुल भी काम से छुट्टी नहीं है और मैं नहीं आ सकता। इस बात को सुनकर पिता एकदम से अंदर से हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि बेटे को इसीलिए मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था और इस काबिल बनाया था कि वो मुझसे ऐसे जवाब कर सके। इसके बाद भी जो पिता होते हैं रामकिशन वह कहने लगते हैं कि ठीक है बेटा तू नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी और बच्चों को यहाँ पर भेज दे, वो कम से कम घर का काम कर लेगी और यहाँ पर तुम्हारी माँ मेरी देखरेख कर लेगी, क्योंकि अब हम काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले हैं ना, तो दोनों काम तेरे माँ की भी बस की बात नहीं है। इस बात को सुनकर बेटा उनके लिए भी अटकल लगा देता है और कहता है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई है और मैं इस तरह से ऐसे नहीं भेज सकता, आप ऐसा करो कुछ दिन बाद ऑपरेशन करा लेना, जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो मैं अपनी पत्नी को वहां पर भेज दूंगा। इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटा ऐसा नहीं है, बीमारी का कोई पता नहीं होता और अभी के अभी उसका ऑपरेशन होना होगा, डॉक्टर साहब ने कहा है, हमारे पास मुश्किल से 4 से 5 दिन हैं, अब तुम्हें अपनी पत्नी को भेजना होगा। इसके बाद बेटा कहता है कि पिताजी मेरे पास तो टाइम नहीं है और ना ही मेरी पत्नी आ सकती है, और मैं आपको यहाँ पर भी ले आता, लेकिन यहाँ पर बहुत छोटा फ्लैट हमने ले रखा है जिसके अंदर केवल 2 कमरे हैं, तो एक कमरे में तो बच्चे रहा करते हैं और दूसरे कमरे में मैं और तुम्हारी बहू रहा करते हैं, तो यहाँ पर भी जगह नहीं है, तो आप वहीं से अपना जुगाड़ देख लो और बहन के पास फोन कर लो। उसकी बहन का नाम होता है आरती, और इस बात को कहकर जो बेटा होता है वह फोन काट देता है। लेकिन इन सारे वार्तालापों को जो बेटे सतीश की पत्नी काजल होती है वह सुन लेती है
और सुनने के बाद उसे ये बात बड़ी बुरी लगती है, क्योंकि वह एक संस्कारी घर से आया करती थी और उसे पता था कि बुजुर्गों की देखभाल बेटे को ही करनी चाहिए। लेकिन यहां पर उसके पति ने अपने पिता से कह दिया था कि बहन को फोन कर लो। इसके बाद जो पिता होते हैं वह काफी ज्यादा मायूस होते हैं और जब यह बात मां को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि आप फोन मिलाकर मुझे दीजिए और मैं इसको खरी खोटी सुनाती हूं। लेकिन तभी यहां पर जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि रहने दो, कोई बात नहीं। जब बेटे ने पहले ये बात नहीं सोची तो अब सुनाने से क्या फायदा, वो खामखा मजबूरन यहां तो आ जाएगा, लेकिन जब वो दिल से हमारी सेवा नहीं करना चाहता तो इससे फायदा क्या है। ऐसा कहकर पिता मना कर देते हैं। तो उसके बाद पत्नी कहने लगती है तो ऐसा कर लो, बेटी के पास फोन कर लो, अगर वो आ जाएगी तो भी बहुत सारा सहारा हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद पिता जो नहीं चाहते हैं अपनी बेटी को परेशान करना, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि अब उनकी देखरेख कैसे हो और वो बीमार भी काफी ज्यादा हैं। तो इसी वजह से अपनी बेटी आरती के पास फोन करते हैं और जैसे बेटी के फोन पर उन्होंने फोन किया था शाम के समय, तो यहां पर जो फोन होता है वह दामाद ने उठाया था। अब दामाद प्रिंस जैसे इस बात को सुनता है कि बाबूजी को बीमारी है और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो वो कहने लगता है कि बाबूजी अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी बेटी के साथ वहीं पर आ रहा हूं और मैं अपने काम से छुट्टी ले लूंगा, लेकिन आपकी देखरेख आपकी बेटी अच्छी तरह से कर लेगी। क्योंकि यहां पर जो दामाद प्रिंस होता है वह भी बहुत अच्छे ख्यालात का था और उसे भी पता था कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो अपने हो या पत्नी के हों। इसके बाद जो पिता होता है वो कहता है कि नहीं बेटा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होगी और उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तुम ऐसा करो, अगर तुम्हारी मां को कोई आपत्ति ना हो तो मेरी बेटी को भेज दो। इस बात को सुनकर प्रिंस दामाद कहने लगता है कि बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है और आपकी बेटी बिल्कुल से आपके पास पहुंच जाएगी, और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं भी आ जाऊं, लेकिन आप बच्चों का बोल रहे हो वो बात भी ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, कल सुबह ही आरती को मैं यहां से भेज दूंगा और आप वहां पर ऑपरेशन करा लेना और वो आपकी अच्छे से देखरेख कर लेगी। ऐसा कहकर जो दामाद होता है वह फोन को काट देता है और यहां पर माता पिता की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि दामाद के तो वो असली माता पिता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दामाद उनके लिए इतना सोच रहा है। लेकिन यहां पर जो अपना बेटा होता है उसने बातें बनाकर अपना पल्लू झाड़ लिया था और चुपचाप अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं और दूसरे दिन उनकी बेटी आरती आ जाती है और वह उनकी देखरेख करने लगती है। 2 दिन बाद यहां पर जो रामकिशन जी होते हैं वह अपना ऑपरेशन करा लेते हैं और अच्छी तरह से घर के अंदर रहने लगते हैं। इधर जो उनका बेटा सतीश होता है वह अपने दैनिक कार्य को करता रहता है, लेकिन काजल को यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसके पति ने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर भी जब वह इस बात पर बहुत ज्यादा गौर देती है तो उसके दिमाग में एक अटकल आती है और उस अटकल को वो लगाने की कोशिश करती है। वह अपनी मां के पास फोन करती है और कहती है कि मां, आपको फोन करना है अपने दामाद के पास और उससे कहना है कि पिताजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, को यहां पर भेज दो। तो मां पूछने लगती है कि बेटा क्यों, पिताजी की तो तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन तभी यहां पर जो अपने पति सतीश के बारे में पूरी वो बातें कि किस तरह से उसने अपने पिता की सेवा करने से मना कर दिया था और तरह तरह की अटकलें लगा ली थी, वह अपनी मां को सुना देती है और कहती है कि मां, मैं केवल इसलिए कर रही हूं ताकि इनको सबक मिल सके और उसके बाद ही इनको अकल आएगी, इसी वजह से आपको ये कहना होगा। तो मां भी उसके इस प्लान में शामिल हो जाती है और दूसरे दिन सुबह सुबह अपने दामाद को फोन कर देती है और कहती है कि बेटा, तेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ऐसा कर तू बेटी को भेज दे, क्योंकि यहां पर हमारी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। तभी यहां पर जो सतीश होता है वो कहने लगता है कि मां, ऐसा क्यों कर रही हो, आपका बेटा होगा ना तो बेटे का फर्ज बना करता है, उसी को बुला लो और वही तुम्हारी देखरेख करेगा। अब इतने ही सतीश की सास कुछ कह पाती, उससे पहले काजल जो वहां पर खड़ी हुई थी और उसने ये बात सुन ली थी, वह एकदम से कहने लगती है कि क्यों, बेटे का फर्ज क्यों बनता है, बेटी का फर्ज भी तो बनता है ना, दीदी ने भी तो अपने माता पिता की देखरेख की थी, तो मुझे भी अपने माता पिता की देखरेख करने के लिए जाना है और मैं जरूर से जाऊंगी। इसके बाद जो आरती होती है फौरन से अपना सामान पैक करती है और बिना सतीश की आज्ञा के वहां से सीधा अपने मायके निकल जाती है। अब सतीश ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। लेकिन पत्नी जा चुकी थी और उसके बाद जब सतीश उसके पास फोन करता है तो वह फोन को बिल्कुल भी नहीं उठाती है, यानी कि अब आरती रूठ कर अपने मायके में बैठ गई है, क्योंकि उसने उसके माता पिता की देखरेख करने से मना कर दिया था। इसके बाद सतीश कुछ दिनों तक अपने बच्चों की देखरेख करता है, सोचता है कि जब ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो जो काजल है वो वापस आ जाएगी। लेकिन काजल वहां से वापस नहीं आती है और लगभग 6 महीने इन बातों को बीत जाते हैं। बेटा बेटी का पूरा काम करना और साथ में घर का काम देखना और ऊपर से ऑफिस का काम भी करना, सब कुछ सतीश को ही करना पड़ता था और 6 महीने तक वो पूरी तरह से थक चुका था इन सभी चीजों से। वह बार बार अपनी पत्नी को फोन किया करता, लेकिन पत्नी फोन नहीं उठाती है और इसके बाद वह उसके मायके जाने का फैसला करता है। इसके बाद जो सतीश होता है अपनी गाड़ी में अपने बच्चों को बिठाता है और वहां से सीधा काजल के घर यानी कि उसके मायके पहुंच जाता है और वहां पर जाकर कहने लगता है कि काजल चलो मेरे साथ, यहां पर तुम क्या कर रही हो, पूरे 6 महीने हो गए हैं, क्या अभी तक पिताजी की तबीयत ठीक
ठीक नहीं हुई। लेकिन तभी जो काजल होती है वो कहने लगती है कि नहीं अभी ठीक नहीं हुई है, अभी इन्हें देखभाल की और जरूरत है और मैं अभी कम से कम 1 साल भर और यहीं पर रहूंगी। इस बात को सुनकर जो पति सतीश होता है वो कहने लगता है कि काजल ये कौन सी बात हुई, इनका बेटा भी तो है, वो भी तो देख सकता है। लेकिन तभी काजल जो अब तक जो कुछ भी उसने सोच रखा था उन सभी बातों को उसके सामने उड़ेल देती है कि जब अपने पे बारी आती है तो दूसरे का बेटा काम कर लेगा, लेकिन तुमने भी तो दीदी को भेजा था उनकी देखरेख करने के लिए और वही उनकी पूरी देखभाल करके अपने घर गई थी। उनका नहीं सोचा आपने एक बार भी, और अपने पर आई तो इन सभी बातों को सोच रहे हो कि बेटा भी है उसे करना चाहिए, तो आपको यह बात पहले करनी चाहिए थी और इसी वजह से मैं यहां पर बैठी हुई हूं। पिताजी की कोई तबीयत खराब नहीं है, लेकिन मैं उस घर में जब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप सब कुछ ठीक नहीं कर देते, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत ही गलत किया है। पिता अपने बच्चे को इसी वजह से बड़ा करता है पाल पोस कर, ताकि वह उसकी देखरेख कर सके, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत किया है। अब ये बात अपने ऊपर लागू करके देखो कि कल कला को हम ऐसे हो जाए और हमारा जो बेटा है वो हमसे ऐसी बातें करने लगे तो फिर क्या होगा। इस बात को सुनकर जो सतीश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचते सोचते एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह अपने आप को अपने पिता की जगह पर रखकर देखता है, क्योंकि उसके पिता भी न जाने पीछे से कितना रोए होंगे। तो इसी वजह से जो सतीश होता है वह एकदम से यहां पर जो काजल होती है उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन तभी जो काजल होती है वो उससे कह देती है कि मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी मांगनी है तो अपने माता पिता से मांगो और उसके बाद अपनी बहन से मांगो, जिस बहन ने बिना कुछ सोचे आपके पिता की देखरेख की थी जबकि आप मौजूद थे और आपको उनकी देखरेख करनी चाहिए थी। इस बात को सुनकर सतीश को सारा माजरा समझ में आ जाता है और उसके बाद वह अपने बच्चों को वहीं पर छोड़कर सीधा अपने पिता के वहां पर जाता है और अपने माता पिता से माफी मांगता है। जब माता पिता अपने बेटे सतीश को यहां पर बिना बुलाए देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ जो तू आज यहां पर आकर हमसे माफी मांग रहा है। तो उसके बाद जो सतीश होता है उन्हें पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि इस तरह से मां आपकी बहू ने मेरे साथ ऐसा कर दिया और वो कह रही है कि पहले माता पिता और बहन से माफी मांग कर आओ। इसके बाद जो माता पिता होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बहू का यह व्यवहार देखकर, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कोई केस नहीं सुना था जिसमें बहू इतनी अच्छी हो। इसके बाद वह कहते हैं कि बेटा हमने तुझे माफ कर दिया, जब तेरी अर्धांगिनी ऐसी है तो तुझको किसी भी बात का दोष नहीं लगेगा। इसके बाद जो बेटा होता है अपनी सास के पास फोन मिलाता है और कहता है कि काजल से बात करवाओ, मैं माता पिता से उसकी बात कराना चाहता हूं। इधर जो उसकी सास होती है वह काजल को फोन देती है और यहां पर जो सतीश होता है वह अपने माता पिता को फोन देता है। जब वो फोन पर बातें करते हैं तो यहां पर सास ससुर बहू को बहुत ज्यादा आशीष देते हैं, कहते हैं कि बेटा धन्य हो गए हम जो हमने तुम जैसी बहू को पाया है, अगर तुम ना होती तो क्या होता हमारे बेटे का। अब इसके बाद जो काजल होती है वो कहती है कि बाबूजी आप सब ठीक तो होना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो कहते हैं कि बेटा हम बिल्कुल ठीक है और तू भी इसे माफ कर दे। लेकिन तभी काजल कहती है कि नहीं बाबूजी, इन्हें पता है कि इन्हें आगे क्या करना है और जब ये पूरे काम को पूरा कर देंगे तो उसके बाद ही मैं इन्हें माफ करूंगी। उसके बाद जो सतीश होता है वहां से अपने माता पिता से विदा लेता है और सीधा अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सबसे पहले उनका हालचाल लेता है। बहन भी इस बात को देखकर पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि आज तक उसके ससुराल में उसके पिता ही आया करते थे, कभी भी जब बहन से मिलना हुआ करता था, लेकिन भाई अभी तक नहीं आया था। आज एकदम से भाई ऐसे कैसे आ गया, तो वो पूछने लगती है कि भाई सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन तभी यहां पर भाई हाथ जोड़कर अपनी बहन से माफी मांगता है और कहता है कि बहन मुझे माफ कर दे और तू ऐसा कर अपनी भाभी से बात कर ले और उससे कह दे कि मैंने तुझे माफ कर दिया है, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा। इस बात को सुनकर बहन पूछने लगती है कि भैया क्या हुआ। तो यहां पर जो भैया होता है वो पूरी की पूरी बात बताता है और जब इस पूरी बात को बहन सुनती है तो वह भी अपनी भाभी की वाहवाही करते नहीं थकती है। इसके बाद यहां पर जो आरती होती है वह अपनी भाभी काजल के पास अपने फोन से फोन करती है और उससे कहती है कि भाभी मैंने भैया को माफ कर दिया है और आप भी इसे माफ कर दो और कोई बात नहीं, घर को अच्छी तरह से बसाओ। इसके बाद जो काजल होती है वो कहती है कि ठीक है दीदी कोई बात नहीं, इनको भेज दीजिए मेरे पास। उसके बाद जो यहाँ पर सतीश होता है वह वहां से सीधा अपनी ससुराल जाता है और ससुराल में जाने के बाद जो फिलहाल काजल होती है वह सतीश को माफ कर देती है और कहती है कि ठीक है चलो अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। इसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ पर जो सतीश के सास ससुर होते हैं वह भी उसे बहुत ज्यादा समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा माता पिता का बुढ़ापे का सहारा बेटा ही हुआ करता है और उसे बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहिए। वो तो हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए थे, अगर ये भी मना कर देता कि तुम क्यों जाती हो, उनका बेटा भी तो है, तो फिर क्या होता तुम्हारे पिता का और कौन उनकी देखभाल करता। इसके बाद जो सतीश होता अपने सास ससुर से भी हाथ जोड़कर कहता है कि एक बार गलती हो गई और आगे से ऐसी कोई गलती का मौका आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन यहां पर जो सतीश होता है गाड़ी को गांव की तरफ मोड़ देता है और सीधा अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। जब पत्नी ये देखती है तो अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम इनको बुद्धि तो आ गई। और उसके बाद जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो यहां पर सतीश अपने माता पिता का सामान पैक करने के लिए
कहता है और कहता है कि माँ बाबूजी आज से आप लोग हमारे साथ रहोगे, मैं अब आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ने वाला। माता पिता उसे मना करते, कहते कि बेटा नहीं, हम लोग यहाँ पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन सतीश जिद करता है और कहता है कि नहीं, बहुत हो गया, मैं भी अब आपको अपने साथ ही रखूंगा और आपकी देखरेख मैं खुद से करूंगा। इसके बाद माता पिता एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सतीश अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ और अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ अपने उसी फ्लैट में पहुंच जाता है और वहां पर एक कमरा स्पेशल अपने माता पिता को दे देता है। माता पिता अपने बच्चों के साथ रहकर बड़े खुश होते हैं और बच्चों के साथ खेला भी करते हैं, यानी कि जो उनके पोते पोती हैं उनके साथ खेला कूदा करते हैं और उनको ढेर सारे अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाता है, यानी कि अब तक सतीश और काजल के बीच में थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था और वो भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।